हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी गणित का ही चैप्टर है। वो है भिन्न, जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। इस फ्रैक्शन के बारे में या भिन्न के बारे में अपन आज जानकारी करेंगे। इसकी जो परिभाषा है उसके बारे में जानकारी करेंगे और भिन्न के जो प्रकार हैं इसके बारे में जानकारी करेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। इस बेसिक चीज़ का होना सभी विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है। इस बेसिक चीज़ को सीखना हम सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी कक्षा का विद्यार्थी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, या कोई कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाला विद्यार्थी हो, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता हो, उन सब के लिए ये चीज़ें होना ज़रूरी है। क्योंकि सब प्रकार के कंपटीशनों के अंदर ये जो भिन्न है, इस भिन्न से संबंधित प्रश्न आते हैं, और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये काम की चीज़ है ही है। तो क्यों न अपन इस भिन्न के बारे में आज विस्तार से जान लेते हैं, इसको जीरो लेवल से पढ़ लेते हैं। जब जीरो लेवल से किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो अच्छे से याद हो जाती है, और फिर उसको आगे जा कर के जब सवालों के रूप में लेते हैं या सवालों में उसको डालते हैं तो फिर ये बेसिक चीज़ें अपनी कंप्लीट होती है, तो फिर आगे जाकर दिक्कत नहीं होती। तो चलिए अपन बात करते हैं आज भिन्न के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भिन्न की परिभाषा, भिन्न की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये आपके भिन्न की परिभाषा है। इस परिभाषा को मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि जिस संख्या को p बटा q के रूप में या x बटा y के रूप में लिखा जाता हो, p बटा q के रूप में या फिर x बटा y के रूप में लिखा जाता हो, और p q बराबर 0 नहीं होता या y बराबर 0 नहीं होता, अर्थात y या q जो है हर होता है और हर का मान कभी 0 नहीं हो सकता, हर का मान कभी 0 नहीं हो सकता। एवं अंश x को या p को अंश के रूप में लिखा जा सकता है और q और y को हर के रूप में लिखा जा सकता है। इसे ही भिन्न कहते हैं। ये दोनों चीज़ें ये जो चर राशियाँ मैंने आपको बताई है, p और q या फिर x और y, ये दोनों चीज़ बताई है, क्योंकि ये जो आपके परिभाषा है, इस परिभाषा को अपन उस परिमेय संख्या से जोड़कर भी देख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या ही आपका भिन्न है। परिमेय संख्या में ये सेम परिभाषा है, क्योंकि परिमेय संख्या में वो होती है कि परिमेय संख्या p बटा q के रूप में परिमेय संख्या लिखी जाती है, ठीक है, और q बराबर 0 नहीं होता, q बराबर 0 नहीं होता, अर्थात 0 यानी हर जो है वो कभी q नहीं हो सकता, या हर है वो शून्य नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा इस बात को, हर कभी शून्य नहीं हो सकता, कहने का मतलब q बराबर 0 नहीं हो सकता। तो ये परिभाषा ही है। और या फिर आप इसको एक और परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हैं, भाई कोई अनुपात है, दो व्यक्तियों की अनुपात होती है, क्योंकि भिन्न का मतलब ही अलग अलग है, भिन्न का मतलब ही टुकड़े हैं। जब दो टुकड़े हैं या दो व्यक्तियों के टुकड़े हैं, उसको जब बट्टे में लिखा जाता है या अंश और हर के रूप में लिखा जाता है तो उसको भी भिन्न ही कहा जाता है। तो आइए अपन इस परिभाषा को लिखते हैं। देखो, जिस संख्या को p बटा q या, ये दोनों चीज़ें इसलिए लिए ताकि आपकी समझ में आ जाए, या x बटे y के
रूप में लिखा जाता हो एवं Q बराबर नहीं 0 या Y बराबर नहीं 0 के नहीं हो सकता, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हर का मान शून्य, हर का मान शून्य नहीं हो सकता, हर का मान शून्य नहीं हो सकता है। ऐसी संख्याओं को भिन्न कहते हैं। हर का मान शून्य नहीं हो सकता अर्थात भिन्न में अंश भिन्न में ऊपर की संख्या को अंश व नीचे की संख्या को हर के रूप में लिखा जाता है, उसे भिन्न कहते हैं। यह आपकी परिभाषा है। देखो एक बार फिर से इनको पढ़ सकते हैं। देखो किसी भी चीज़ की परिभाषा अगर अपन और ज़्यादा लंबी चौड़ी करेंगे तो वो हो जाएगी, अपने हिसाब से उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऑथेंटिक होती है उसको रखना ही ज़रूरी है। मैंने ये दोनों चीज़ें ली है इसलिए P/Q भी लिया और X/Y लिया है। P/Q भी लिख सकता था, X/Y भी लिख सकता था, दोनों में से एक लिख सकता था, लेकिन आप लोगों को या हमें समझने के लिए ये दोनों चीज़ ली है, क्योंकि P/Q है वो परिमेय संख्या में आ जाता है। तो कुछ विद्यार्थी जो बिल्कुल ही इसके बारे में परिचित नहीं है तो वो ऐसे समझते हैं कि P/Q तो परिमेय संख्या होती है, तो P/Q या X/Y ये तो अपनी चर राशियां हैं, ये तो संकेत है, इसको अपन ने संकेत मान करके लिया है, क्योंकि P है वो अंश की जगह है और Q है वो हर की जगह। इसी प्रकार X है वो अंश की जगह होगा और Y है वो हर की जगह होगा। तो ये अपन संकेत मात्र के रूप में इसको समझने के लिए लिया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, ये दोनों चीज़ें मैंने डबल इसलिए लिखी है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखो y बराबर नहीं होता 0, मतलब y बराबर 0 नहीं होता, या फिर q बराबर 0 नहीं होता, q बराबर 0 नहीं होता, या फिर y बराबर 0 नहीं होता, के नहीं हो सकता, यानी y के बराबर या y का मान जो है वो 0 कभी नहीं हो सकता। या फिर आगे लिखा है हर का मान शून्य नहीं हो सकता, हर का मान शून्य नहीं हो सकता अर्थात भिन्न में ऊपर की संख्या को अंश व नीचे की संख्या को हर के रूप में लिखा जाता है, उसे भिन्न कहा जाता है। तो ये हुई आपके भिन्न की बात। अब देखो ये जैसे अपन इसको संख्या में लिखते हैं तो 5/4, 5/4 क्या हो गया, 5/4 आपके है अंश, और 5 है वो अंश है, वो 4 है वो हर है। तो इस अंश और हर को हम जब भाग के रूप में लिखेंगे या बट्टे के रूप में लिखेंगे तो इस संपूर्ण संख्या का नाम हो जाएगा भिन्न। इसी का नाम क्या है, भिन्न है। या फिर ऐसी परिभाषा भी दे सकते हैं कि किसी वस्तु के एक से अधिक टुकड़े किए जाते हैं या अधिक भाग किए जाते हैं, तो जो भाग किए जाते हैं वो नीचे हर के रूप में आ जाते हैं और जो मूल वस्तु होती है वो ऊपर अंश के रूप में
होती है, इसलिए उसका नाम भिन्न है। जैसे अपन एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं कि ये एक सेव है, इस सेव को अपन 2 बच्चों में बांटते हैं या 2 बच्चों को देते हैं। तो जब 2 बच्चों को देते हैं तो बच्चे तो बराबर बराबर हिस्सा लेना चाहेंगे, तो जब बराबर हिस्सा लेने चाहेंगे तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे। तो 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो देखो इस तरह से इसके 2 बराबर भाग करेंगे, ये आधा ये हो जाएगा और आधा ये हो जाएगा। अब आधे को कैसे लिखेंगे अपन, 1/2, यानी दूसरा हिस्सा है तो ये एक सेव है, ऊपर तो एक सेव है जो अंश को दर्शाता है, अंश का मतलब सेव स्वयं एक है और हर जो इसके टुकड़े हैं ये हर इसके टुकड़े हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसका ये अंश हो जाएगा, इसका ये हर हो जाएगा। तो अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, यानी सेव एक है, 2 बच्चों में बांटना है, तो दोनों इस टुकड़ों को अगर जोड़ेंगे, इसके जो हिस्से जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ने पर देखो अंश को अंश के साथ जोड़ लिया। जब समान अंश समान हर है तो हर अंश को अंश के साथ जोड़ लिया तो 2 आ गए और हर में से 1 ले लिया अपन ने तो 2 आ गए। तो इसको अगर काटा तो 1 आ गया। ये एक सेव जो है इसके 2 टुकड़े आपने किया है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। या फिर एक अन्य उदाहरण की सहायता से मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक ये ज़मीन का प्लॉट है, ठीक है, एक ज़मीन का प्लॉट है। इस ज़मीन के प्लॉट में जैसे मान लो एक बाप के 4 बेटे हैं, एक बाप के 4 बेटे हैं, या फिर 2 बेटे, सर पहले 2 बेटों से समझ लेते हैं। 2 बेटे हैं तो इसको बराबर 2 हिस्सों में बांट देते हैं, तो आधा इसके रह जाएगा और आधा इसके रह जाएगा। तो बराबर कितने भाग हुए, 1/2 + 1/2। जब इनको सरल करेंगे तो इसके उत्तर भी 1 आ जाएंगे, ठीक है, इसकी तरह। तो ये प्लॉट 1 हो गया, लेकिन इसकी आधे आधे भागों में 2 भागों में बांटा तब ये 1 हुआ है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि भाई ये जो प्लॉट है इसके अगर 2 हिस्से न होकर के, यानी एक बाप के 4 बेटे भी हो सकते हैं, 4 बेटे हो सकते हैं, तो इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यानी हिस्से जो है वो कितने हो जाएंगे, 4 हिस्से हो जाएंगे। तो इन चारों हिस्सों को अपन कैसे लिखेंगे, चारों हिस्सों को, तो जितने हिस्से होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और ऊपर जो मूल चीज़ होती है, मूल वस्तु होती है, वो ऊपर अंश की जगह आती है। तो मूल क्या है, यानी ये जो प्लॉट है वो कितने हैं, प्लॉट तो एक ही है, प्लॉट 1 है और हिस्से कितने हो गए अपने पास, हिस्से हो गए 4। तो 1/4 यानी चौथा ही हिस्सा हो गया प्रत्येक का, 1/4, 1/4 और 1/4। तो प्रत्येक बेटे का क्या हो गया, चौथा ही हिस्सा। अब जो ऊपर है वो तो बाप का एक अकेले का हिस्सा है, अकेले का हिस्सा है तो वो अंश की जगह आएगा, और बाकी जो 4 बेटे हैं उनका नीचे हर की जगह आ जाएगा। जब हम इनको जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे, तो 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4, इन सबको एक साथ जोड़ेंगे तो देखो अंश भी समान है और हर भी समान है। तो इन सभी अंशों को जोड़ लेंगे तो कितने आ जाएंगे, 4, और इनमें से एक हर का भाग दे देंगे तो 4 को काट देगा तो ये 1 आ जाएगा। प्लॉट तो क्या है, प्लॉट तो 1 ही है, और हिस्से कितने हो गए, इसके हिस्से हो गए 4। इस प्रकार से हम इस भिन्न को समझ सकते हैं। या अन्य कोई उदाहरण है तो आप स्वयं अन्य उदाहरण, इस टाइप के अन्य उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरणों की सहायता से आप इस भिन्न को और अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन खुद प्रैक्टिकल कर करके देखेंगे तब ये चीज़ और अच्छे से मजबूत हो जाएगी आपकी। ये नहीं है कि किसी ने एक बार बता दिया और आपने उसको रट लिया, ऐसा नहीं है। खुद उस चीज़ का एनालिसिस करेंगे, खुद उसका अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि भाई इसमें जो चीज़ है वो कोई कम या ज़्यादा तो नहीं है, सही है या गलत है। इन चीज़ों का जब अध्ययन करेंगे तब अपने को पता चलेगा कि ये सही है गलत है, और उसका निष्कर्ष निकालेंगे, फिर अपने आप इस चीज़ को दिमाग में बिठाएंगे, तब जाकर ये चीज़ अपने पक्की होगी, ठीक है। तो चलिए अपन बात करते हैं आगे इसके प्रकारों की। तो भिन्न की परिभाषा मैंने आपको पूरी समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई कमी बेसी रहती है तो आप इसको और विस्तार से पढ़ेंगे, स्वयं देखेंगे या मुझे कमेंट करके और बताएंगे तो मैं आपको और अच्छे से तैयार करके बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं इसके प्रकारों की। भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। देखो, भिन्न के 6 प्रकार होते हैं। प्रकार, भिन्न के प्रकार कितने होते हैं, भिन्न के 6 प्रकार होते हैं।
अब इस 6 प्रकारों को अपन लिखते हैं। देखो ये भिन्न के 6 प्रकार होते हैं, इस 6 प्रकारों को अपन लिखते हैं। देखो पहला जो प्रकार है वो हो जाएगा आपके उचित भिन्न। और दूसरा प्रकार है वो हो जाएगा आपके अनुचित भिन्न। और तीसरा जो प्रकार है वो आपके हो जाएगा मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। और चौथा प्रकार है वो हो जाएगा आपके सहजातीय भिन्न। सहजातीय भिन्न। सहजातीय भिन्न। और पांचवा प्रकार हो जाएगा आपके 5 का हो जाएगा इसका ठीक उल्टा विजातीय भिन्न। विजातीय भिन्न, ये 5वां प्रकार हो गया। और छठा और अंतिम प्रकार आपके हो जाएगा वो है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न। इस प्रकार से आपके ये 6 भाग हैं, 6 प्रकार हैं। किसके? भिन्नों के 6 प्रकार हैं, उचित, अनुचित, मिश्र, सहजातीय, विजातीय और समतुल्य। आपको ये 6 प्रकार याद रखने होंगे। अब बात करते हैं इनकी डेफिनेशंस की, यानी इनकी जो परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को अपन विस्तार से लिखते हैं। देखो जिसका थोड़ा बहुत अगर छोटा लिखता हूं तो आप उसको विस्तार से जैसे बोलता हूं उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जिसका अंश छोटा व हर बड़ा हो उसे क्या कहते हैं? उसे उचित भिन्न कहते हैं। ये आप अपने आप पे लिख लेना। फिर ये इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। देखो जिसका अनुचित वाला इसका ठीक उल्टा हो जाएगा अनुचित। जिसका अंश बड़ा, देखो यहाँ अंश छोटा है, यहाँ अंश बड़ा हो जाएगा। अंश बड़ा व हर छोटा हो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके अनुचित भिन्न। यानी आपको उचित एक याद रखना है। जब उचित एक याद रखोगे तो दूसरे को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि दूसरा इसका ठीक है उल्टा होता है। फिर एक विधि ये भी है कि एक दूसरे से ये पूरक होते हैं, एक दूसरे से मिलकर के बने होते हैं। तो पहला बना पहले से, दूसरा है वो उल्टा हो गया। पहला हो गया उचित और इसका ठीक उल्टा हो गया अनुचित। अब इसके कुछ नाम है, डबल नाम ये उचित जो है ना इसको सम भिन्न भी कहते हैं, ठीक है। अनुचित है इसको विषम भिन्न भी कहते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। मैंने ये नाम लिखे नहीं है, लेकिन आप लिखना चाहते हो तो इसको लिख लेना। देखो इसके 2 नाम है, उचित या फिर सम भिन्न भी आ जाता है। कई बार परीक्षा में सम भिन्न भी पूछ लेते हैं, और ये अनुचित है इसको विषम भिन्न भी पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन मिश्र भिन्न की। तो मिश्र भिन्न भी इन दोनों से मिलकर के बनता है। भाई कैसे बनता है? देखो इन दोनों में से कोई एक भिन्न, मेरी बात को गौर से सुनेंगे, दोनों में से कोई एक भिन्न आ जाता है और उस भिन्न के ठीक पहले या सामने, ठीक पहले या सामने कोई एक पूर्णांक लिख देते हैं तो मिश्र भिन्न बन जाता है। किसी एक भिन्न, यानी उचित या अनुचित दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। किसी एक भिन्न के सामने एक पूर्णांक
पूर्णांक रखने पर मिश्र भिन्न बन जाता है। किसी एक भिन्न के सामने पूर्णांक रखने पर मिश्र भिन्न बन जाता है, यानी इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, चाहे उचित हो सकता है चाहे अनुचित हो सकता है, और उसके ठीक सामने या उसके ठीक पहले आपको कोई एक पूर्णांक रखना है और उस पूर्णांक के रखने से आपका जो मिश्र भिन्न है वो तैयार हो जाएगा, यानी मिश्र भिन्न बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपके मिश्र भिन्न की बात। फिर बात करते हैं अपन सहजातीय भिन्न। अब वो सहजातीय भिन्न कौन से होते हैं? सहजातीय भिन्न वो भिन्न होते हैं, वो भी इनमें से ही निकल करके बने हैं। सहजातीय भिन्न वो भिन्न होते हैं जिनके हर समान होते हैं। जिस भिन्नों के हर समान हो उसे सहजातीय भिन्न कहते हैं। ठीक है, यह होगी सहजातीय भिन्न की। अब विजातीय, भाई जिसके हर समान होती है वो सहजातीय होता है। अब जिसके हर समान नहीं होते, यानी ये इसका ठीक उल्टा है, जिसके हर समान नहीं होते हैं वो हो जाए विजातीय, यानी किसी जाति का नहीं होता। यानी एक जाति का तो वो हो गए जिनका हर सबका समान होता है, वो सहजातीय होती है। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा विजातीय, जिसके हर समान नहीं होते। जिस भिन्नों के हर समान नहीं होते उसे विजातीय भिन्न कहते हैं। ठीक है, इस परिभाषा को आप अच्छे से समझ लेना। यानी जिसका हर समान होता है वो सहजातीय हो जाएगा और ठीक इसका उल्टा हो जाएगा विजातीय। फिर बात करते हैं समतुल्य भिन्न की। तो समतुल्य भिन्न वो भिन्न है जिस भिन्न में किसी एक समान संख्या से गुणा या भाग किया जाता है और गुणा और भाग करने के बाद में जो उसके आंसर प्राप्त होता है या जो संख्या प्राप्त होती है वो ही आपका समतुल्य भिन्न होता है, या जो भिन्न प्राप्त होता है वो आपका समतुल्य भिन्न होता है। क्योंकि समान संख्या को समान अंश और समान अंश और हर को समान किसी संख्या से गुणा या भाग करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी या जो भिन्न प्राप्त होगा वो आपका समतुल्य भिन्न होगा। यानी किसी भी भिन्न को किसी एक समान संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो वो क्या होता है? समतुल्य भिन्न होता है। उसे क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्न कहते हैं। तो ये 6 प्रकार के भिन्न थे। इन 6 प्रकार के भिन्नों की परिभाषा हमने समझी और मैंने आपको विस्तार से बताने का प्रयास किया है। अगर और इनको विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो इसको और विस्तार से आप स्वयं बना करके देख सकते हैं। मैंने आपको तरीका लगभग बता दिया कि भाई उचित क्या है। उचित भिन्न जिसका अंश छोटा व हर बड़ा हो, ठीक है, वो उचित भिन्न होता है या सम भिन्न होता है। इसके 2 नाम हैं। और फिर अनुचित भिन्न या विषम भिन्न जो है वो 2 नंबर वाला है, वो इस उचित का ठीक उल्टा होता है। जिसका अंश बड़ा हुआ है हर छोटा हो वो उचित भिन्न हो जाता है। और फिर तीसरे वाला जो भिन्न आपके है, तीसरे वाला भिन्न किससे? इन दोनों से मिला करके बना है और एक साथ में आपके कोई एक पूर्णांक है वो उसके पहले लिख दिया जाता है तो आपका क्या बन जाता है? मिश्र भिन्न बन जाता है। यानी भागफल, भाजक और शेषफल, इन तीनों से ये क्या बन जाता है? आपके मिश्र भिन्न बन जाता है। ठीक है, या फिर उचित या अनुचित में से कोई एक भिन्न ले लेते हैं और उसमें एक पूर्णांक जोड़ देते हैं तो आपका मिश्र भिन्न तैयार हो जाता है। फिर बात करते हैं सहजातीय भिन्न की। तो जिस भिन्न के हर समान हो, यानी हर जितने भी भिन्न है 2, 4, 5 जितने भी भिन्न होते हैं उसके हर समान हो उसे सहजातीय भिन्न कहा जाता है।
ठीक है। और विजातीय भिन्न इसका ठीक उल्टा होता है विजातीय भिन्न, यानी जिसके अंश और हर दोनों ही असमान हो वो होते हैं विजातीय भिन्न। मैंने आपको इसमें एक ही चीज़ लिखी है, हर ही लिखा है, लेकिन अंश और हर अलग अलग होते हैं और अंश और हर अलग अलग होंगे तो वो आपके विजातीय भिन्न होंगे। फिर बात करते हैं अपन समतुल्य भिन्न की। तो समतुल्य भिन्न वो भिन्न है जिसमें किसी एक संख्या का अंश और हर में किसी एक समान संख्या का भाग दिया जाता है या फिर गुणा किया जाता है, उससे प्राप्त जो भिन्न होता है या उसका जो भागफल होता है उससे प्राप्त जो संख्या होती है या भिन्न होता है उसको समतुल्य भिन्न कहा जाता है। ठीक है, ये इनकी थी परिभाषाएं। अब अपन जान लेते हैं इसका थोड़े थोड़े इसको विस्तार से इसका उचित भिन्न के बारे में जान लेते हैं। देखो उचित भिन्न में अंश है क्या, अंश का क्या कह रहे हैं, अंश छोटा होता है, जैसे 6/8 है तो अंश क्या हो गया, अंश आपके 6 है और हर कितने हैं, हर है आपके 8, ये आपका हर हो गया। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया आपके उचित है, इसलिए इसका नाम उचित है। ऐसे बहुत सारी संख्या यहाँ पे स्वयं लिख सकते हैं। देखो 2/4 भी लिख सकते हैं या 8/9 भी लिख सकते हैं, इस प्रकार का, क्योंकि इन सब का अंश है वो छोटा है, हर है वो बड़ा है, इसलिए इसका नाम क्या है, उचित भिन्न है। तो इस परिभाषा को मैं अंकों में भी आपको इस तरह से लिख करके बता देता हूँ। तो ये हो गए आपके उचित भिन्न से संबंधित। और फिर बात करते हैं अपन अनुचित भिन्न से संबंधित। तो अनुचित भिन्न इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। तो अनुचित भिन्न इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, तो 2/1 के रूप में भी लिख सकते हैं क्योंकि हर इसका छोटा होगा और अंश बड़ा होगा। ठीक है, या फिर 5/4 के रूप में भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका अंश बड़ा हो जाएगा और हर छोटा हो जाएगा। या कोई और संख्या अपन लिख सकते हैं 3/7 के रूप में भी लिख सकते हैं, 3/8 के रूप में भी, 3/2 के रूप में भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका हर है वो छोटा होना चाहिए, अंश है वो बड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका ये अनुचित भिन्न हो जाएगा। लेकिन ये परिभाषाएं आपको सब याद रखनी पड़ेगी। जब तक इनकी परिभाषाएं याद नहीं करोगे ना तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जब आपको 0 लेवल से सीखना है या फिर आपको इग्नोर करके, वीडियो को इग्नोर करके छोड़ना है, तो फिर इसको देखने की बजाय आप इसको खोले ही मत, खोलना ही ज़रूरी नहीं है। जब इस चीज़ को, इसलिए ये जो चीज़ है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप इसकी डेफिनेशन को पूरा नहीं समझोगे तब तक वो चीज़ आपके क्लियर होने वाली नहीं है। फिर अपन बात करते हैं इस मिश्र भिन्न की। तो मिश्र भिन्न इन दोनों के आगे, जैसे ये जो है अनुचित भिन्न और उचित भिन्न, इनमें से कोई संख्या ले लिया अपन ने, 3/4 ले लिया और इसके आगे कोई एक पूर्णांक लगा दिया, 2 लगा दिया मान लो, तो इनके लगाने से क्या हो जाएगा, इनके लगाने से मिश्र भिन्न बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिश्र भिन्न। ऐसे जो भिन्न होते हैं इसको मिश्र भिन्न कहा जाता है। जैसे यह जो है ये होता है आपके भागफल और ये जो होता है वो होता है आपके भाज्य और ये जो होता है वो आपके होता है शेषफल। इस प्रकार से आपका ये मिश्र भिन्न तैयार होता है। फिर आगे चलते हैं अपन सजातीय भिन्न की तरफ, यानी जिस भिन्नों के हर जो है वो समान होती है वो सजातीय भिन्न होती है। जैसे 2/7 है और 3/7 है या 8/7 है या 5/7 है, इस प्रकार के जो भिन्न होते हैं उसको सजातीय भिन्न कहा जाता है। ठीक है, ऐसे भिन्न है इसको क्या बोलते हैं, सजातीय भिन्न, मतलब एक ही जाति के। तो ये हो गए सजातीय भिन्न। फिर बात करते हैं अपन विजातीय भिन्न, यानी जिसके अंश और हर सभी अलग अलग हो वो विजातीय होते हैं। जैसे 2/4 है या 3/5 है या 7/8 है या 9/6 है, इस प्रकार के जो भिन्न हैं उसको बोलते हैं विजातीय भिन्न, इसको विजातीय भिन्न बोलते हैं। फिर बात करते हैं अपन समतुल्य भिन्न की। ठीक है, तो समतुल्य भिन्न कौन सा होता है, समतुल्य भिन्न वो होता है जिसको किसी एक निश्चित संख्या से अंश और हर को निश्चित संख्या से गुणा किया जाता है, वो समतुल्य भिन्न होता है। जैसे ये समतुल्य भिन्न है तो इसमें आपके 2/4 गुणा 2/2, तो इसको गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, 4/8, तो ये आपके समतुल्य भिन्न होगा। या फिर 2/7 इंटू 2/3/3 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/21, तो ये भी आपके समतुल्य भिन्न होगा।
ठीक है, क्योंकि समान अंश और हर को समान संख्या से गुणा करना या फिर भाग देना, अंश और हर को समान संख्या से गुणा करना या फिर भाग देना ही समतुल्य भिन्न कहलाता है। 2/7 या इनको गुणा कर लिया, इनका भाग दे करके भी कर सकते हो, यानी गुणा और भाग दोनों ही प्रक्रिया आ जाती है। तो ये हमने इस 6 भिन्नों के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में और इसके कुछ छोटे छोटे उदाहरणों के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर ये चीज़ समझ में आती है, थोड़ा बहुत वीडियो में अगर आपकी कोई चीज़ समझ में आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो आगे वाले जो वीडियो है वो आपको मिल जाएं, इसके लिए आप बेल आइकन का बटन है वो भी आप दबा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी और अच्छे से तैयार करके आपको उपलब्ध करवा सकें और आपको घर बैठे कुछ न कुछ सीखने के लिए मिले। कहने का मतलब हम आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, हम आपको कुछ न कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। आपका जो डेली का जो इंटरनेट का डाटा है वो ऐसे ही वेस्ट जा रहा है, तो क्यों न हम इसको सदुपयोग में लेकर के खर्च करें, ताकि हमें एक अक्षर ही अगर सीखने के लिए मिले तो कुछ न कुछ काम में तो आएगा। नहीं आएगा तो हमें तो सीखने के लिए मिलेगा कि भी हमारी जो कमियां है उसको हम निकाल सकेंगे। इसी कड़ी में आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखें, अंत तक देखें, तब ये चीज़ आपके समझ में आ जाएगी और उसको खुद प्रैक्टिकल कर करके देखेंगे तब ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। और नेक्स्ट वीडियो में अपन इस भिन्न के बारे में और विस्तार से जानेंगे, इसकी जो गुणन संक्रिया है उसके बारे में जानेंगे और अलग अलग गुणन संक्रियाएं जो होती है उसको हम विस्तार से और कर करके देखें। तब तक धन्यवाद।